नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। यूपी का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए प्रियंका गांधी अपने सबसे बड़े मिशन पर निकली हैं और ऐसा मिशन जिससे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में जान फूंकनी है बल्कि उसे खोई जमीन भी वापस दिलानी है। और इसीलिए प्रियंका अलग अलग प्लान के सहारे सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी हैं। प्रियंका की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से सियासी जमीन पर मजबूत दिखाया जा सके। यूपी की चुनावी लड़ाई भले ही भाजपा बनाम सपा के बीच दिख रही हो, लेकिन प्रियंका गांधी की कोशिश हाथ को मजबूत कर इसे त्रिकोणीय बनाने की है, क्योंकि 32 साल का सूखा खत्म करने की जिम्मेदारी प्रियंका ने अपने कंधों पर ली है और इसे पूरा करने के लिए प्रियंका आधी आबादी पर दांव चल रही हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने जब से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ में डेरा डाला है, तब से भले ही प्रियंका ने यूपी के वोटर्स के सामने अलग अलग प्लान रखे हों, लेकिन इस वक्त प्रियंका गांधी महिलाओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही हैं। महिलाओं के लिए पहले ही 40% टिकट का ऐलान कर चुकी प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र जारी कर एक बड़ा दांव चला है। अपने इस घोषणा पत्र में प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। जिस तरह से प्रियंका महिलाओं पर दांव चल रही है, उससे तो एक बात साफ है कि प्रियंका एक नई राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश में लगी हैं, जिससे दूसरे राजनीतिक दल अब तक बचते रहे हैं। लेकिन क्या इससे यूपी में कांग्रेस का 3 दशक का सूखा खत्म होगा? क्योंकि प्रियंका जितना लोगों को जोड़ नहीं पा रही हैं, उससे ज्यादा पार्टी के नेता उन्हें छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। वहीं एक सवाल इस बात का भी है कि क्या प्रियंका अकेले यूपी में कुछ बड़ा कर पाएंगी या नहीं। महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करने के दौरान प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, जरा वो आप सुनिए। आज तक जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है वो ज्यादातर पब्लिसिटी और कागजों में और चुनाव के समय, इलेक्शन के समय ऊपर आती है, उभरती है। जब महिला राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बनेगी, तब उसका ट्रांसलेशन सिर्फ पब्लिसिटी, सिर्फ कागजी बातों, सिर्फ ऐलानों से जाकर एक्चुअली जमीन पे होगा। इसकी शुरुआत पंचायती राज में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो 33% आरक्षण था, उससे इसकी शुरुआत हुई। महिला घोषणा पत्र बनाया है जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहां पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। उस भावना से हमने ये घोषणा पत्र बनाया है ताकि लड़ने में हम मदद करें, समर्थन दें और महिलाओं को हम पूरी तरह से सशक्त बनाएं। इसको हमने 6 हिस्सों में बांटा है: स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। देखिए, स्वाभिमान की सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में जो 40% हम हिस्सेदारी से हम शुरू कर रहे हैं टिकटों में, हम चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा के एक दिन ये 50% बने। प्रतिशत महिलाओं को नियुक्ति होगी। इसका मतलब है कि जो हमने घोषणा की कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, उसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे। 50% तक महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यवसायों को कर में छूट और सहायता मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को सस्ता ऋणों और टैक्स रिफंड हेतु फंड मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे। उनके +2 की छात्राओं को स्मार्टफोन मिलेगा। जैसे मैं कह रही थी, ऑनलाइन शिक्षा में सुविधा मिलती है और सुरक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। इसी तरह से स्नातक में जो नामांकित प्रत्येक लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय शुरू किए जाएंगे। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए हम मुफ्त यात्रा दिलवाना चाहते हैं। महिलाओं को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे।
प्रत्येक बुजुर्ग महिला और विधवा को 1000 रुपए का मासिक पेंशन मिलेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला चौपाल का निर्माण किया जाएगा और गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट दिया जाएगा। महिलाओं के लिए निजी क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों के साथ साझेदारी में 10 विश्व स्तरीय आवासीय खेल अकादमी महिलाओं के लिए हम बनवाएंगे। शक्ति विधान है। दरअसल इस घोषणा पत्र को शक्ति विधान के तौर पर कहा गया कि आप इसको शक्ति विधान समझिए। दरअसल सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 40% आरक्षण की बात प्रियंका गांधी ने इस बार स्पष्ट कर दी है। वहीं इसमें एक बड़ा जो दांव खेला है प्रियंका गांधी ने, वो ये कि 12वीं पास छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा और साथ ही साथ लैपटॉप की भी बात की जा रही है। महिलाओं को शाम में पढ़ाई के लिए अब स्कूल भी होगा और महिलाओं को केंद्रित कर रोजगार चेन बनाएंगे। तो ये लगातार आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं बड़ी तस्वीरें और बड़ी जानकारी है। प्रियंका गांधी जो कि इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत को बदलने की तरफ आगे बढ़ रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि इसका दबाव दूसरे राजनीतिक दलों के ऊपर भी बनता हुआ नजर आएगा? जो 40% आरक्षण और सीधे सीधे महिलाओं की भागीदारी की जो बात की जा रही है चुनावी प्रक्रिया के अंदर, तो क्या इससे तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो भी प्रभावित होंगे? और चलिए जरा इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और दो खास मेहमान इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विधायक संगीता जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रफत फातिमा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी है। रफत जी, बहुत स्वागत है। लेकिन रफत फातिमा, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं कि ठीक है, क्योंकि बड़ा सवाल तो ये बना हुआ है कि ये उत्तर प्रदेश की सियासत को बदलने वाला कदम है और शक्ति विधान, क्या आपको लगता है कि वाकई में महिलाओं के लिए शक्ति, उनकी बढ़ावा देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा? इससे दबाव दूसरे राजनीतिक दलों के ऊपर भी बनेगा? रफत फातिमा। बिल्कुल, ये महिलाओं को सशक्त करने की एक बहुत खूबसूरत पहल है और ये एक बड़ा संदेश लेके जा रही है। आज महिलाओं में जो उत्साह दिख रहा है और जो जोश दिख रहा है वो देखने ही काबिल है। जिस तरीके से प्रियंका जी ने जात पात और इस पर वोट ना करके सिर्फ आधी आबादी पर उन्होंने ज्यादा फोकस करा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो स्थिति थी वो प्रियंका जी ने जगह जगह जाके देखा कि क्या हालात है आज महिलाओं को। तो महिलाओं को सशक्त करने की भी और राजनीति में जो भागीदारी देने का उनका ये फैसला इसीलिए है कि आज जिस तरीके से जो है महिलाओं को अगर आप सशक्त कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी जरूरी है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो शिक्षा हो, तो हर जगह उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और इसका हमें लगता है हर किसी को वेलकम करना चाहिए और इसकी तर्ज पे और ऐसे उदाहरण भी देना चाहिए जो कम से कम एक समाज में अच्छा संदेश लेके जाए। ठीक है संगीता यादव जी, ये एक समाज में मैसेज देने वाला और समाज में खास करके राजनीतिक तौर पर बड़े बदलाव की तरफ ये संकेत है और इसीलिए प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लेकर के एक शक्ति विधान पेश किया है और उस शक्ति विधान के अंदर बात तो महिलाओं की है। आपको लगता है कि इस बड़े कदम के जरिए बाकी राजनीतिक दल, चाहे इसमें भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, तमाम जितने राजनीतिक दल हैं, क्या इस तरफ विचार करेंगे या करना चाहिए? आपको इस पर क्या लगता है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी संगीता जी, अपनी बात रखिए। जी, सभी को नमस्कार। अभी हमने भी सुना प्रियंका गांधी जी ने बड़ी अच्छी घोषणा की है, लेकिन देखिए जो उन्होंने घोषणा की और हमारी पार्टी तो ऑलरेडी कर चुकी है। सबसे ज्यादा राज्यपाल महिला भारतीय जनता पार्टी के, विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, जो सशक्त बनाने की बात अभी वो कर रही हैं, हम लोग तो कर चुके हैं और आगे लगातार कर रहे हैं। अभी मैंने उनकी घोषणा सुना, उसमें उन्होंने सम्मान की बात की। भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लगातार हमारे संगठन का भी काम है, सरकार का भी काम है। मैं खुद ही महिला विधायक जो आपसे बात कर रही हूँ। 42 विधायक हमारे यहाँ पे यूपी में है। सबसे ज्यादा कैबिनेट में, सबसे ज्यादा जो इस समय केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं वो भाजपा में बने हैं, राज्यपाल हमारे में बने हैं। तो देखिए करने और कहने में बहुत अंतर होता है। जब कर लीजिए तब कहिए तो अच्छा लगता है। अब मैं कह सकती हूँ कि हमारी पार्टी कर चुकी है, जब करेंगे तब बात किया जाएगा।
नहीं, आपको लगता है कि ये जो राजनीति के अंदर परिवर्तन की बात है आप पहले से करते आ रहे हैं, ये सिर्फ दावे हैं? देखिए, आप लोग खुद मीडिया के बंधु हैं, अगर मैं जो कह रही हूँ उसमें आप सत्यता भी जांच कर सकते हैं। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान के लिए जितना काम आज तक कभी हुआ है क्या? शौचालय एक बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन नहीं बना तभी तो बनवाया गया। उज्ज्वला जैसी योजना देखिए, घर घर में महिलाएं चूल्हा फूकती थी, जनधन में खाते अगर सबसे ज्यादा महिलाओं को मिले हैं, हर एक योजना सखियों में इतना बढ़िया काम आज तक किसी गवर्नमेंट ने किया, यूपी गवर्नमेंट ने किया है। हर फील्ड में महिलाओं का मान सम्मान, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, सब चीज में महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, रफत फातिमा जी को शामिल कर रहा हूँ। रफत फातिमा जी, अब जरा बताइए, संगीता जी ये कह रही हैं कि आप तो सिर्फ दावे कर रही हैं, अभी तक हमने तो करके दिखाया है। बिल्कुल, हम चाहते हैं ये लिस्ट भी थोड़ा जारी कर दें, कितनी जो है इनकी महिला विधायक है और कितने जो है इन्हें राज्यपाल बनाए। महिलाओं की अब बात करें, कितने इनके मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा महिलाओं की लिस्ट भी जारी कर दें यहीं पर, तो जरा क्लियरिटी आ जाएगी। दूसरी बात, उज्ज्वला की अभी बात कर रही थी, उज्ज्वला का इस लायक नहीं छोड़ा है इन्हीं ने महिलाओं को कि वो दोबारा सिलेंडर भरा पाती। 1000 का सिलेंडर आज महिलाओं से जाके पूछिए जरा कि महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ा दी है। 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम आप सबको पता है। तो देखिए, बातें कौन करता है, करता कौन है, ये इनको पता है। हमारा इतिहास क्या है वो सबको पता है। हमारी पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, हमारी राज्यपाल प्रतिभा पाटिल जी, हमारे पास अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो हम लिस्ट से जारी कर सकते हैं। हमारी मुख्यमंत्री यूपी में सुचेता जी थी। तो ये बड़ी बड़ी बातें करना यहाँ बैठकर और खुद कर दिखाना, ये दोनों ही डिफरेंट चीज होती है। तो कथनी करनी में इनके अंतर है। अभी पिंक बूथ की बात देख लीजिए आप, जगह जगह पिंक बूथ बने। अभी कल की ही बात है, हम लोग गए वहां, कुत्ते लौट रहे थे, गाय बैठी थी पिंक बूथ में। आप 1090 पे जरा फोन करके देख लीजिए कितनी बार उसके जो है वो होती है, उसके दोबारा से वो बात ही नहीं करते उस पर, ना रिंग जाती रहती है, उठती रहती है। तो महिलाएं किस तरीके से जो है पीड़ित हैं और उनकी FIR तक नहीं लिखी जाती। भाई फातिमा जी, कम से कम पिंक बूथ बने तो हैं, इससे पहले तो बने ही नहीं थे। यहाँ तो कम से कम बन गए भी बजट तो बने ही नहीं है, जारी बने ही नहीं, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। देखिए सुनिए, ये तो बने ही नहीं थे पहले, ये तो हमारी गवर्नमेंट ने अभी बनाए हैं पहली बार। नहीं, पिंक बूथ बना ही पहली बार है, पिंक बूथ बना हमने तो नहीं, बना देने से संगीता यादव जी बना देने से सब कुछ हो जाएगा। अगर पिंक बूथ बना दिए तो उसका जिस मकसद के साथ वो पिंक बूथ बनाए गए थे ना, उनका फायदा तो जनता को मिले। मकसद बताइए आप। बिल्कुल मिलेगा। सुनिए, अभी देखिए महिलाओं को पुलिस में भी हमारे आरक्षण दिया गया, मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये सब प्रक्रिया में देखिए, इतने 2 साल के कोरोना काल में रहते हुए भी लगातार महिलाओं का कोई काम रुका नहीं हमारे यहाँ। अब हम कोरोना की बात करते हैं, मीडिया की जो मैं कह रही हूँ, अभी हम कोरोना की बात करते हैं। संगीता जी, कोरोना की जवाब देते हैं आपको। कोरोना में क्या हुआ तो सबने देखा, पूरे देश ने देखा, लाशें बह रही थी, रामनामी डाली गई, उसको भी कोरोना वैक्सीन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे लोगों को, दवा नहीं मिल रही थी। तो कोरोना में आप घर बैठे हुए थे, आप कोरोना वैक्सीन मंत्री बाहर आ जाते और उसको लगवा भी दिया है। और आप खुद दिल पे हाथ रख के कहिए कितनी आपकी चल रही है। खाली विधायक बन जाना तो चला ही कितना पार्टी में आपकी चल रही है आप जानती होंगी। आप पंचायती राज के इलेक्शन में जिस तरीके से महिलाओं की साड़ी नोची जाती है, तब आप नहीं देखिए फातिमा जी, आप बता रही कि महिलाओं का सम्मान होता है। ये कौन सा सम्मान होता है? एक महिला विधायक आपसे बात कर रही है, उस टाइम तो हमें लगता है एक महिला विधायक की आपसे बात कर रही है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। हमारे साथ राज देवी चौधरी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा आज कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो और खास करके महिलाओं को उसमें केंद्रित किया गया, जरा उसको लेकर के बात कर रहा हूँ। राज देवी चौधरी जी, महिला, आप एक भी महिला के तौर पर भी आप पैनल के अंदर आप शामिल हैं, तो ये जरा बताइए, क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है कि प्रदेश की राजनीति को और देश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका आप कहां देखते हैं? अगर कांग्रेस पार्टी एक कदम आगे बढ़ा रही है, आपको लगता नहीं कि बाकी राजनीतिक दलों को भी इस तरफ थोड़ा सा सोचना चाहिए? कम से कम महिलाओं को, आधी आबादी को थोड़ा सा तो आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और नेता कह रही हैं। बात सुनिए मैडम, तो आप बात सुनिए हमारी। मैडम तो बोल रही हैं हमारी पार्टी ने करके दिखाया है। महिलाओं के लिए राशन कार्ड जब महिलाओं के लिए शुरू किया तो पहली बार हमारी सरकार में हुआ जो महिलाओं के लिए राशन कार्ड शुरू किया गया, और वही अब कार्ड बन रहे हैं। आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। हाँ, और उसके बाद में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कन्या विद्या धन दिया,
और जो बेटियां गरीब घर से थी उनके लिए उन्होंने शादी के लिए 30,000 धन देने का काम किया। जो एम्बुलेंस चल रही थी 108 और 102 वो माननीय अखिलेश यादव जी ने दी, जिससे गरीब महिलाएं गर्भवती जो होती थी और जो अपने बिल्कुल सक्षम नहीं थी खाने के लिए घर से, उसको जब बच्चा पैदा होता था तो उसमें उनको 1,500 रुपए दूध पीने के लिए दिया जाता था। और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सब समाजवादी पार्टी ने की थी। समाजवादी पेंशन ये तो अब बोल रहे हैं हमारा तो पार्टी कर चुकी है सारे काम। 1090 हमारी पार्टी ने चलाया था। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पहले से चला आ रहा है, तो रफत फातिमा इसमें नया क्या है फिर? जब भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक हैं वो ये कह रही हैं कि हम भी एक महिला होने के नाते हम ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर या हमारी सरकार के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जो नेता हमारे साथ हैं वो भी ये कह रही हैं कि इससे पहले भी तो चला आ रहा था ये सिस्टम, लेकिन इसमें नया क्या किया कांग्रेस ने फिर? रफत फातिमा, वही हम कह रहे हैं महिलाओं का पहले से रफत फातिमा रफत फातिमा मुझे सुन पा रही हैं? चलिए मैं वापस आऊंगा रफत फातिमा, लेकिन जरा दिलीप जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। दिलीप जी, आज के इस जो कहा जाए कि शक्ति विधान जो प्रियंका गांधी की तरफ से आज सामने पेश किया गया, लेकर के आया गया, आपको नजर आता है इसमें नया है कुछ? क्योंकि बाकी राजनीतिक दलों के नेता तो कह रहे हैं कि इससे पहले से ये सब सिस्टम था, लेकिन इसमें कौन पार्टी समय पर कितना महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाती है, सवाल तो ये है। महोदय, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात जो है इस देश में बहुत सालों से हो रही है और महिलाएं सशक्त भी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ रही है। अभी जो कांग्रेस नए तरह का मैनिफेस्टो लेकर के आई है, ये कुछ नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, पुरानी चीजों को नए कलेवर के साथ प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है और एक नया फॉर्मूला अपनाया है इन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने के लिए। मेरा सारी पार्टियों से, चाहे वो कांग्रेस की प्रवक्ता चली गई हैं और बसपा से बैठी हैं, सपा से बैठी हैं, भाजपा से विधायक महोदया बैठी हुई हैं, इन सबसे एक सवाल है कि वास्तव में महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे होगा? खाली उनको राजनीति में भागीदारी दे दी जाए इससे हो जाएगा, या उनकी और कहीं भागीदारी दे दी जाए इससे हो जाएगा? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो वास्तव में इस देश में कानून बना हुआ है, वो जो कानून है उस कानून का ज्ञान कितनी महिलाओं को है? मैं विधायक महोदया से भी पूछना चाहता हूँ कि महिलाओं को लेकर के जितने कानून इस देश में और प्रदेश में बने हुए हैं, क्या इनको उसकी जानकारी है? क्या आम महिलाओं को इस चीज की जानकारी है? आप महिलाओं को किस तरीके से जागरूक करेंगे? जब आप महिला को जागरूक करने की बात करते हैं तो सशक्त करना होगा, और सशक्त करने का मतलब है कि जब महिला कानूनी रूप से सशक्त होगी, जब उसको अपने कानूनी अधिकार मालूम होंगे, अपने कानूनी दायित्व मालूम होंगे, तो असल में सशक्तिकरण होगा। वैसे तो महिला को हम शक्ति कहते हैं, महिला को हम पूछते हैं आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, लेकिन जो कानूनी रूप से मजबूती मिलनी चाहिए वो महिलाओं को नहीं मिल रही। उसका कारण सिर्फ इतना है कि महिलाओं की शिक्षा दर में कमी है, और जब शिक्षा दर में कमी है तो कानूनी शिक्षा अपने आप कम हो जाती है। इस देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, चाहे वो वर्क प्लेस की सुरक्षा हो, चाहे वो घर पे सुरक्षा हो, चाहे वो सड़क पे सुरक्षा हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के, वो हर चीज के लिए अलग अलग कानून बने, लेकिन वो कानून महिलाओं को पता नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ, मेरी बात के साथ साथ हर पार्टी के प्रवक्ता से सवाल भी है कि बहुत सारे महिलाओं को लेकर के कानून ऐसे भी हैं, जिसमें से एक मैं कोट भी कर देता हूँ कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, जिसको शॉर्ट में पॉश एक्ट कहा जाता है, ये पॉश एक्ट में ऐसे प्रावधान हैं जिनकी कंप्लायंस सरकारी विभागों को, पॉलिटिकल पार्टीज को भी करनी है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ जितनी पॉलिटिकल पार्टी बैठी हैं, किसी ने उस कानून का कंप्लायंस नहीं किया होगा। आप अपने को कहते जनप्रतिनिधि हैं, आप यहाँ महिला सम्मान की बात दावे के साथ ठोकेंगे, लेकिन महिला सम्मान के लिए जो वास्तव में आपको भी करना चाहिए वो आप खुद भी नहीं करते। तो कुल मिलाकर के ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये राजनीतिक रंग लेकर के है पूरा। यहाँ महिलाओं को वास्तव में सशक्तिकरण करने की कोई बात नहीं है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो हर पार्टी करती है। कांग्रेस ने क्या नया किया? आपने 40% सीटें रिजर्व कर दी, ये ठीक है, ये आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन इस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से महिलाएं कैसे सशक्त हो जाएंगी? महिलाओं को शिक्षित बनाइए, महिलाओं को कानूनी रूप से साक्षर बनाइए। भारत में जितने कानून है उन कानूनों का
ज्ञान अगर महिलाओं को वास्तव में हो जाए तो महिलाओं के साथ अपराध होने बंद हो जाएं और उन ज्ञान के साथ साथ उन कानूनों पर जो एक्शंस हैं वो फेयर रूप से होने शुरू हो जाए और त्वरित रूप से होने शुरू हो जाए, तो भी इस देश में महिला बहुत अच्छी सशक्त हो जाएगी। ठीक है, जरा रफत फातिमा जी को जोड़ रहा हूं। रफत फातिमा जी जरा जवाब दीजिए, अगर जो महिलाओं को लेकर के जो कानून पहले से बने हुए हैं, अगर उन कानूनों के बारे में या अगर महिलाओं की जो शिक्षा है आज उस शिक्षा दर को अगर पहले के मुकाबले बेहतर किया जाए, क्यों ना उनको पढ़ाने की तरफ जोर दिया जाए, क्यों ना उनकी पढ़ाई को लेकर के फोकस किया जाए? मैंने अभी दिलीप जी की पूरी बात बहुत ज्यादा नहीं सुन पाई क्योंकि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। दूसरी बात मैं सपा की प्रवक्ता को भी थोड़ा ही सुन पाई थी, लेकिन जितना सुना उसके बाद मैं जवाब देना चाहूंगी कि दिलीप जी ने शायद पूरा मैनिफेस्टो देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। सिर्फ 40% पॉलिटिकल भागीदारी नहीं दी गई है, उसमें हर क्षेत्र में हर जगह महिलाओं को भागीदारी देने के बाद, और पहले भी कांग्रेस देती हुई आई है, आज नया नहीं कर रही है। ये सच बात है कि हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन एक कहती है और करती नहीं है, और जो कहता है वो करता है। बात यहाँ पे ये हो रही है। और जो अभी जैसे अभी हमारी सपा की प्रवक्ता कह रही थी कि हमने ये करा, हमने कहा सभी करते हैं। नहीं, वो तो इसलिए सवाल उठा रहे हैं ना, जब आपकी सरकार आई है फातिमा जी इसलिए सवाल उठा रहे हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए, अब आप ये कह रहे हैं कि आप करते हैं इसलिए आपने किया भी है और आप आगे भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बाकी राजनीतिक दलों की आप मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, तो अब सवाल आपकी मंशा पर क्यों ना उठे? चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, आप ये कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो ऐसा करेंगे, महिलाओं को इतना करेंगे। अगर जहां भी देश के अंदर जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, जहां पर शासन है राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी का, क्या वहां पर आपने महिलाओं को बढ़ाने के लिए सब कुछ किया है? क्या वहां पर 40% आपने महिलाओं को आगे बढ़ाया है? क्या वहां पर आपने स्कूटी दी है? क्या वहां पर आपने लैपटॉप दिया है? क्या वहां पर आपने मोबाइल दिया है? क्या पूरी बात सुनिए आप। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, क्या वहां पर दिया है? ने कहा ना, हम तो कहते हैं भाजपा शासित प्रदेशों में भी हर जगह ये मेरा सवाल आपसे ये है, आप वो तो नहीं कह रहे हैं ना, वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो इसी पर आधारित है। तो आप ये बताइए ना कि जहां पर आपकी सरकारें, आपने महिलाओं के लिए क्या किया? बिल्कुल, आप सुनिए कि जिस तरीके से प्रियंका जी यहाँ की इंचार्ज है यूपी की, उन्हीं ने ये पहल करी है और बहुत बड़ी पहल करी है, और उन्हीं ने ये भी कहा हर जितने भी राज्य हैं, जो भी स्टेट्स है, उससे पहल यहाँ से हुई है, लेकिन इसको एग्जाम्पल सेट करके महिलाओं को भागीदारी दे। ये जरूरी नहीं कि अगर हमने पहल करी है तो दूसरे ना करें, सब करें, सबको करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि पहल की शुरुआत आपने की है, तो आपने छत्तीसगढ़ में पहल की है, आपने राजस्थान में की है, आपने पंजाब में की है, अभी यूपी में प्रियंका जी हैं, और ये प्रियंका जी की पहल नहीं, तो ये आपकी पार्टी नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अलग है, राजस्थान में अलग है, पंजाब में अलग है। जाहिर है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी होगा, ऐसा नहीं है, और हो ही रहा है। वहां तो आपकी सरकारें हैं ना। अगर हमने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए, वहां तो आपकी सरकारें हैं। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तब हम करेंगे, लेकिन वहां तो आपकी वहां पर सरकारें हैं, आपके हाथ में, अगर आप करना चाहें तो। नहीं, बिल्कुल हम करेंगे, हम करते आ रहे हो, करेंगे। कब करेंगे? जब विपक्ष में होंगे तब आप कहेंगे कि हम आप करेंगे, सत्ता में आने दीजिए। तो करेंगे नहीं, हम आगे फैसले लेते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। ठीक है, दिलीप जी। केंद्र में 1951 से लेकर के 2014 तक जितने भी दशक बीते, उनमें बहुतायत में कांग्रेस की ही सरकार थी। तो उन दिनों महिलाओं के सशक्तिकरण, महिला की सुरक्षा और महिलाओं को अपलिफ्ट करने का ज्ञान कांग्रेस को तब नहीं आया था। उत्तर प्रदेश में जब राजनीति आ गई है, जब इलेक्शंस आ गए, तभी आपको ये बात ध्यान आ रही है। अगर आप वाकई में महिलाओं के प्रति केंद्रित हैं तो केंद्र सरकार में पूरी शक्ति के साथ, बहुमत के साथ, और महिला ने ही राज किया था। स्वर्गीय आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने बहुत सालों तक इस देश पे राज किया है। तब सशक्त भी बनाया था दिलीप जी, सशक्त भी बनाया था उन्हीं ने, तब उन्होंने, आपको बताना चाहिए। मैं बता दूं, भी बनाया था। मैं जिस एक्ट की बात कर रहा हूं, उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में 10 साल लगाया था आप ही की सरकार ने। निर्भया जैसा कांड दिल्ली में हुआ था आप ही की सरकार। निर्भया कांड हुआ, उसके बाद हम लोग लेकर कदम उठाए, कैसे कदम उठाए, इस पे बात करिए। नहीं, बिल्कुल भाजपा को मत बनिए। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, नहीं, अगर 50 में बात करिए, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप नहीं तो वो अगर सच्चाई रहे, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, आप जो है भाजपा के प्रवक्ता मत बनिए। मैं कानून के ऊपर बात कर रहा हूँ। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो 10 साल के अंदर इस देश के हर महिला और हर बच्चे को फ्री शिक्षा और कंपलसरी शिक्षा देने की बात करी गई थी। आप ही की सरकार थी। निर्भया कांड के बाद मैं संविधान की बात पूछ रहा हूँ, मैं संविधान की बात पूछ रहा हूँ, कांग्रेस ने क्या क्या करा वो भी मैं संविधान पे सवाल पूछ रहा हूँ, संविधान के तहत ही उसको जो उनके परिवार कई दशकों तक आप ही की पार्टी ने और आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने राज किया था इस देश के ऊपर।
तब महिलाओं का ध्यान नहीं आया। ठीक है, मैं जरा संगीता यादव जी को जोड़ रहा हूँ, एक मिनट जरा, ठीक है। बात करिए, उन्नाव पे भी बात करिए, पीलीभीत पे भी बात करिए। हाँ, वो तो भाजपा की गलती है, मैं कह रहा हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ भाजपा ने अच्छा किया? ये तो हमने याद दिलाया। नहीं, मैं तो आपने चूंकि कहा तो मैं याद दिला रहा हूँ। याद दिला रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा के राज में जो हुआ वो अच्छा हुआ महिलाओं के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि आप अपने कसीदे पढ़ रही हैं, आप ये कसीदे पढ़ रही हैं कि आप महिलाओं के लिए सशक्त हैं, महिलाओं के लिए ध्यान दे रहे हैं। तभी मैंने पूछा आपसे कि 51 से लेकर के 2014 तक आप केंद्र में शासित रही हैं और लगातार शासित रही हैं, और महिला का शासन रहा है। कांग्रेस ने करा, शायद किसी सरकार ने नहीं करा। चलिए ठीक है, यही राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाती है कि जो नहीं भी किया वो भी किया। 7 सालों से ठीक है, अच्छा किया हमने, बुरा किया आपने। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जिस तरीके से कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रफत फातिमा बार-बार ये कह रही हैं कि ये जो परिवर्तन लाने की जो कोशिश है ना महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। आप कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो कदम उठाए थे वो फिर कहां हैं? शुरुआत तो फिर जब कांग्रेस पार्टी ने की तो समाजवादी पार्टी इसमें कहां है फिर? और क्या आपके ऊपर दबाव नहीं बनेगा? हाँ, बात हमारी, इनके बोलने से कुछ नहीं होता है। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने जो काम किए थे महिलाओं के लिए वो सबको पता है। और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जो 500 रुपए पेंशन के मिल रहे थे महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन के नाम पर, वो 2000 मिलेंगे, और जो 30,000 रुपए हम कन्या विद्याधन दे रहे थे वो अब 60,000 रुपए मिलेगा। हमेशा महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया है और हमेशा आधी आबादी के रूप में काम हुआ महिलाओं के लिए। आप मुझे देख लीजिए, मैं मामूली सी एक महिला, मुझे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग सदस्य बनाया उन्होंने, फिर अभी मुझे उपाध्यक्ष बनाया है, फिर उन्होंने मुझे कार्यकारिणी सदस्य बनाया मैन कमेटी में। तो बताइए महिलाओं का सम्मान कहाँ नहीं है, बताइए। ठीक है, रफत फातिमा जी जवाब दीजिए जरा। सिर्फ आपकी पार्टी के भीतर में नहीं है, हम सोच रहे हैं जवाब न देने का कोई वही नहीं है कि क्योंकि सभी को करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। महिलाओं को आगे बढ़ाने में अगर कुछ कर रहा है तो हम तो वेलकम करते हैं, ये तो अच्छी बात है, खैर मकदम करना चाहिए। अगर प्रियंका जी कुछ कर रही है तो उसका वेलकम करना चाहिए, ना कि हम जो है हम अपने खसीदे नहीं बयान कर रहे हैं। अभी जो है हम तो अपनी से बात बता रहे हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि अभी वर्तमान सरकार में सपा ने करा, कोई एहसान नहीं करा। ये महिलाओं का हक बनता है, बल्कि इससे ज्यादा करना चाहिए। ये महिलाओं का हक बनता है, अगर जो है किसी महिला को सशक्त कर रहे, स्वावलंबन कर रहे, तो ये महिलाओं का हक है, ये उनका राइट्स है। क्यों नहीं करना चाहिए? हर सरकार को करना चाहिए और मिलना चाहिए महिलाओं को। बिल्कुल, हम तो इसका वेलकम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं गलत करा या उन्हीं ने गलत करा, जो जो कर रहा है उसको वेलकम करना चाहिए। नहीं, गलत जब ना हो तो क्रिटिसाइज करिए। आए दिन बलात्कार, महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। लखीमपुर खीरी में देख लीजिए, हमारी एक महिला जा रही थी, जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो वहाँ उसकी साड़ी खींचने का काम हुआ, उसका ब्लाउज फाड़ने का, जहाँ पे महिलाओं को अपमान होगा हम जरूर बोलेंगे। इस तरह के काम हुए इस सरकार में। अब बेइज्जत हो रही है महिलाएं, इस सरकार में बेइज्जत हो रही है महिलाएं। ठीक है, मैं जरा इसमें दिलीप जी को आप जोड़ रहा हूँ जरा। दिलीप जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि 3 दशक से ज्यादा का समय जब सत्ता से वनवास झेल रही है कांग्रेस पार्टी, एक लंबा समय हो चुका है, वापसी का ये जो रास्ता है महिलाओं के जरिए, क्या इस रास्ते की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश है? उनको कहाँ इसमें गुंजाइश नजर आ रही है कि अब महिलाएं अगर साथ आए तो कुछ बदलाव हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, क्योंकि बाकी राजनीतिक दल तो यही आरोप लगा रहे हैं कि इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, कहीं ये इस रेस के अंदर नहीं है, किसी मुकाबले में नजर नहीं आती है, तो क्या प्रियंका गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि महिलाओं को अगर थोड़ा सा साथ लेकर के आया जाए तो पहले के मुकाबले कुछ बेहतर किया जा सकता है? आयुष जी, जो शुभेंदु सर, शुभेंदु नाम है मेरा, सॉरी शुभेंदु जी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं ना, वो मूलभूत सुविधाएं हर व्यक्ति के लिए लैक कर रही हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, वो सबके लिए लैक कर रही हैं। अमीरों के लिए नहीं, अमीरों को हटा देते हैं, गरीब और मिडिल क्लास के लिए लैक कर रही हैं। तो उस गरीब मिडिल क्लास में सिर्फ महिलाएं ही नहीं है, पुरुष भी हैं। अगर आप समाज को लेकर के चलेंगे, समाज की समस्याओं की बात करेंगे, तो आपका जनाधार बढ़ सकता है। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं, तो आप पुलिसों जो पुरुष हैं उनको सुधारने की बात क्यों नहीं करती हैं? अगर महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है तो वो गलती महिला की है कि पुरुष की है? डराना किसको चाहिए? डरना किसको चाहिए? कानून की सख्ती किसके लिए होनी चाहिए? महिलाओं को सशक्त करने की क्या जरूरत है? महिलाएं वैसे ही सशक्त हैं। आप महिलाओं का जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा आपका वोट बैंक में नहीं कन्वर्ट होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है 2-4% का इधर उधर हो जाए, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन नहीं है, राजनीति की खत्म हो चुकी है, उसका कारण ही यही है
कि आपने मूल चीजों पर काम नहीं किया। आप मूल चीजों पे काम करना शुरू कर दीजिए। कांग्रेस इस देश की वो पार्टी है जिसने इस देश की आजादी के लिए दम भरा था और आजादी दिलवाई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस देश की सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी जिस सामाजिक उद्देश्यों से बनी थी, जिस सामाजिक जज्बे के साथ उसने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, वो जज्बा और वो उद्देश्य कहीं खो गया है। आप पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो गए हैं और अब पॉलिटिकल में भी जो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो भी कहीं नहीं रखती है। आपने जब बंगाल में चुनाव थे तो एक ऐसी पार्टी से गठबंधन कर लिया था जो पार्टी चुनाव से 15 दिन पहले गठित हुई थी और सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट का वोट वहां पर था उस व्यक्ति के पास में, तो कांग्रेस ने जाके वहां पे भी गठबंधन कर लिया। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी और 15 दिन पहले गठित हुई एक आदमी की पार्टी से गठबंधन करने का मतलब आप अपने को ऊपर उठा रहे हैं या आप अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं? आपको ये भी सोचना पड़ेगा। पिछली बार आपने यहाँ समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी ने आपको सुपरसीड किया। आप नेशनल पार्टी थे, समाजवादी क्षेत्रीय पार्टी है, प्रादेशिक पार्टी, उसके बाद भी उसने आप पर सुपरसीड किया, आपको सबसाइड किया उसने। तो आप सोचिए कि आप नीचे स्तर पर आते चले जा रहे हैं और आज शायद यही कारण है कि इस बार गठजोड़ नहीं हो पाया। हाँ, नहीं हो पाया और गठबंधन करने से इनको कोई फायदा भी नहीं होगा। कांग्रेस आज उस स्थिति में है, 2-4 स्टेट जहां इनकी सरकार है उसको छोड़ दीजिए, वरना कांग्रेस की आज वो स्थिति कि जहां ये गठबंधन करेंगे वहां ये नीचे आएंगे और इनका नुकसान होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस अगर अपनी जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें बदलाव कर दे, स्ट्रेटजी में चेंज कर दे, तो कांग्रेस आज भी पार्टी है जो इस देश में रिवाइव कर सकती है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा आप राजनीतिक लेकर के आते हैं और ये जो जज्बा आपका सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे जागता है, ये आज की जनता समझती है अच्छी तरीके से कि महिलाओं की सुरक्षा शक्ति आपको सिर्फ इलेक्शन से 3 महीना पहले ही क्यों याद आ रही है, किसान आपको 3 महीने पहले ही क्यों याद आ रहा है, बाकी इतने दिनों से आप कहीं नहीं थे। और ये हंसी आ रही है। आप हंसिए, हंसना आपका अधिकार है भाई, अच्छी बात है, सेहत के लिए हंसना जरूरी है, सेहत के लिए हंसना जरूरी है, और आपकी पार्टी की करना जरूरी है। आपकी पार्टी की ऐसी चीजें हो गई कि जनता भी इसीलिए हंसती है आपकी पार्टी। नहीं, आप कुछ हमें लग रहा है कि चिंतन करिए कि आप किसकी तरफ से बैठते हैं। पहली बात नहीं, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। देखिए रफत फातिमा जी, हमने गेस्ट वो हमारे हैं, आप भी हमारे गेस्ट हैं। हाँ, वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर विश्लेषण किया जा रहा है, देखिए वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए हो सकता है, वो बीजेपी के लिए भी है, बीजेपी के लिए भी उन्होंने यही बात कही है। आप मेरी आवाज को अगर जनता की आवाज नहीं समझ पा रही हैं तो ये आप नहीं, हम बिल्कुल समझ रहे हैं। दिलीप जी ने भी बहुत सारी चीजें कही, मैंने कुछ चीजों पे मुझे लगा कि सही कह रहे हैं कि हाँ भाई, सभी हमारे काफी दिन से हम लोग जो है 30, 33, 32 साल हो रहे हैं हम नहीं है सरकार में, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जाए चुनाव से पहले निकलते हैं, तो ये तो सरासर बिल्कुल हम कहेंगे इल्जाम लगा रहे हैं। इसको लेकर के तो दूसरे राजनीतिक दल रफत फातिमा जी आरोप लगाते हैं ना कि प्रियंका गांधी तब से कहां थी, अब इलेक्शन आए तो वो डेरा डाल करके बैठी हुई हैं, उससे पहले कहां थी? जाहिर हो रहा है, एक मिनट आप हमें बोलने देंगे? हाँ बिल्कुल, साफ जाहिर हो रहा है कि अभी अब कोरोना में कौन निकला था कौन नहीं निकला था, उससे पहले कौन किस किस पीड़ित परिवार से मिला है, जब सीए एनआरसी के आंदोलन हो रहे थे कौन गया था और पीड़ित परिवारों के कौन नहीं गया था। तो ये तो आप बताइए मत कि हम चुनाव से पहले निकल रहे, हम जनता का प्रतिनिधित्व लगातार, अगर कोई मुख्य विपक्ष में अगर कोई बोला है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बोली है। और प्रियंका जी हर पीड़ित परिवार के घर गई है मिलने, वो हमारा आज का प्रोसेस नहीं है कि चुनाव से पहले अचानक हम निकल पड़े हो, ये सालों साल हम लोग ने करा है। ये नहीं कि जिस तरीके से आज जो हो रहा है कि मंदिर मस्जिद जा जाके जिस तरीके से जो है एजेंडा बना लिया जाता है और विकास के नाम पर, लेकिन ये कांग्रेस का जो कल्चर ना है ना उसकी संस्कृति, आज भी उसमें इंसानियत का जज्बा कायम है। तो ये तो बिल्कुल सरासर इल्जाम कि ये कहा जाए कि हम चुनाव के लिए निकले। हम सालों साल, अगर राहुल जी हैं तो भी वो किसान, जब प्रवासी मजदूर यहाँ आ रहे थे तो भी वो सड़कों पे बैठ के उन्होंने मजदूरों से बात करी है। तो ये तो हमें लगता है दिलीप जी किस लिए कह रहे हैं मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं रफत फातिमा जी, ठीक है, अब आगे का आपको क्या लगता है कि ठीक है महिलाओं को लेकर के आप जिक्र कर रहे हैं, आपने आधी आबादी का तो जिक्र किया, लेकिन बची हुई आधी आबादी का क्या होगा? आपको उनका वोट नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल हम आधी आबादी के साथ ही क्या सालाना 3 सिलेंडर महिलाओं को सिर्फ मिलेंगे, हाँ। वो पूरे परिवार को मिलेंगे। तो इसलिए पूरा अभी मैनिफेस्टो सिर्फ आधी आबादी का है ना, तो आप जो फोकस करके चल रहे हैं वो सिर्फ आधी आबादी को फोकस करके चल रहे हैं, बाकी आधी आबादी को फोकस नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है, किसानों के लिए अगर करेंगे तो सिर्फ क्या महिला किसान होती है? अगर हम किसानों का जो है धान का एमएसपी का बढ़ा वो करेंगे, फिक्स कर रहे रेट, तो ये सिर्फ महिलाओं को दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम सभी पूरा जनता के जो भी अधिकार है उस पर हम लोग ने हमेशा न्याय करा, आज भी करेंगे। तो ये सिर्फ महिलाओं की बात नहीं, महिलाओं को तो हम लोग प्रिविलेज दे रहे हैं,
ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको स्वावलंबन करने के लिए ये एक पहल आधी आबादी को हम लोग जो है ज्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी महिला उत्पीड़न जिस तरीके से यूपी में हुए, जिस तरीके से महिलाओं के घर प्रियंका जी गई हैं, जो हालात है, तो हर महिला चाहती है। चलिए, आप कह रहे हैं कि कोरोना का समय हो या जनता से मिलने की बात हो, उनके साथ मिलकर के लड़ाई लड़ने की बात हो, तो उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी नजर आती है, लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार ये कहती है कि कोरोना संक्रमण का समय था तो वो भी थे फील्ड पर, राजबेदी चौधरी। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात तो ये है कि अगर सिर्फ आधी आबादी का जिक्र हो रहा है, आपको नहीं लगता कि इसमें सिर्फ आधी आबादी को छोड़कर के पूरी आबादी की बात होनी चाहिए? ठीक है, फोकस तो होना चाहिए, महिलाओं को लेकर के जिक्र होना चाहिए, लेकिन उनके लिए जो कानून है, जो उनके लिए जो उनको हक दिए गए हैं, उनके लिए उनको वो हक दिलवाने के लिए लड़ाई होनी चाहिए ना। देखिए, आप में हमसे बात कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, आपसे ही बात करें। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि इस खाली कांग्रेस पार्टी ने कोविड कॉल के टाइम पर सेवा की लोगों की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने और समाजवादी पार्टी की महिलाओं ने घर घर जाके सेवा की, यहाँ तक कि जब उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे तो हमने उपलब्ध कराए। ऐसा कैसे कह सकती हैं भाई खाली कांग्रेस ने सेवा की, हमने नहीं की? हमने बराबर सेवा की, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा की। और जहां तक आधी आबादी की बात है, हम आधी आबादी के साथ हैं। और आधी आबादी कोई किसी की जागीर नहीं है कि खाली कांग्रेस की हो जाए। आधी आबादी के मन में जहां होगा, जहां अच्छा लगेगा, जहां उनको अच्छा सुविधा लगेंगी, वहां वोट डालेंगी। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ कैसे आएंगी? ये तो ये कहा जा रहा है ना कि महिलाएं अपने साथ लेकर के, क्योंकि नहीं, एक मिनट जरा, प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि हम स्कूटी देंगे, हम लैपटॉप देंगे, हम मोबाइल फोन देंगे, तो समाजवादी पार्टी कैसे लेकर के आएगी महिलाओं को अपने साथ? महिलाओं को हकों को लेकर के लड़ाई क्या लड़ेगी समाजवादी पार्टी? हमारी बात सुनिए आप। हाँ, अभी हम वाराणसी गए, अभी बनारस गए हम, और हमारे सम्मेलन जगह जगह हुए हैं। हमने देखा है कि आधी आबादी माननीय अखिलेश यादव जी को याद कर रही है और आधी आबादी की वोट सारी माननीय अखिलेश यादव जी को पड़ेंगी। आप देखते रहना, एक तरफी वोट पड़ेंगी आधी आबादी की। रफत फातिमा जी, जरा जवाब दीजिए। महिलाओं की वोट समाजवादी पार्टी को पड़ेंगी। हाँ। देखिए, ये तो महिलाएं ही पूरी तरीके से 2022 से बताएंगी किसके साथ है, ये बात सच है। वो तो पता दूसरी लग बात ना, एक मिनट मैम, आप बोल चुकी है, हमें बोलने का मौका दीजिए। नाई बाल कितने के सारे महिलाओं को कांग्रेस ने प्राथमिकता दी है, पता लग जाएगा। बस थोड़ा सा ये बात है, तो महिलाओं को भी हमें लगता है इसका वेलकम करना चाहिए। अगर महिलाओं को कहीं पे कोई प्राथमिकता मिल रही है तो उसका वेलकम करना चाहिए। देखिए, फोकट नहीं करना चाहिए। अगर मगर से काम नहीं चलेगा, अगर किसी के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें लगता है उसका सरमकदम करना चाहिए, उसका वेलकम होना चाहिए। आप भी करिए, बिल्कुल अच्छी बात है, हम भी उसका वेलकम करेंगे। हमने 40% कर, आप 50% कर दीजिए। नहीं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, जितना जी चाहे महिलाओं को दीजिए, किसी ने रोका नहीं है। महिलाएं 2022 से बताएंगी किसने उनके साथ क्या करा। ठीक है, राजबेदी जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी कार्यक्रम में। और इस बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी से महासचिव मीरा यादव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मीरा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन मैं जरा मीरा जी आपके पास आऊँ, लेकिन उससे पहले मैं रफत फातिमा आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि अब अपने इस शक्ति विधान के अंदर प्रियंका गांधी, क्योंकि इससे पहले लगातार बैठकें होती रही, उसमें बहुत सारी चीज़ों को सोच विचार करके अब ये सामने प्रोजेक्ट किया गया है कि लैपटॉप दिया जाएगा, स्कूटी दी जाएगी, ये सब कुछ है ना, दिया जाएगा सत्ता में आने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, जो हम लोग ने वादे करे वो पूरे करे जाएंगे। हाँ, ठीक है। मीरा यादव जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? मीरा यादव जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, मैं वापस लौटूंगा। लेकिन जरा मैं रफत फातिमा एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि ये जब आप कह रहे हैं कि स्कूटी हम देंगे, प्रियंका गांधी ने यहां पर वादा किया है, तो मैं शुरुआत में भी आपसे यही समझना चाह रहा था कि जहां जहां पर भी आपकी जिन राज्यों के अंदर सरकारें हैं, वहां पर कितने प्रतिशत महिलाओं को आपने स्कूटी दी है, कितने प्रतिशत महिलाओं को आपने वहां पर मोबाइल फोन दे दिए, वहां पर कितने लैपटॉप आपने दिए हैं, कितने प्रतिशत महिलाओं को आपने रोजगार दिलाया है, कितने प्रतिशत महिलाओं को आपने ऐसे ही काम दिलवाया है? क्या इस पर कोई स्टेटमेंट देंगे आप, कोई बयान देंगे? शुभेंदु जी, अभी पहले भी मैंने आपने यही क्वेश्चन सेम करा था, इससे पहले भी मैंने जवाब भी सेम दिया था कि अभी प्रियंका जी यहाँ यूपी में इंचार्ज है, उन्होंने यूपी में ये पहल करी है और हमारी अदर स्टेट में भी ये बात हो रही है कि हम इस तरीके की पहल करेंगे, वहां पे भी बात चल रही है। लेकिन हम तो ये भी चाहते हैं ना सभी जगह ऐसी पहल हो। हम सिर्फ अपने क्या नहीं, हम कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहां की बात नहीं करें, हम तो पहले सभी जगह होना चाहिए। देखिए, इसमें तो ऐसी कोई बुराई नहीं। अगर किसी महिला के लिए आप कोई सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं को कोई राइट्स मिलने की तरह के अधिकारों की बात है,
सुनिए तो बुराई सही। क्या है इसमें? सुनिए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएंगे तो हम ये कर देंगे, लेकिन जहां जहां पर आप अभी सत्ता में हैं तो वहां आप एक नजीर पेश कर सकते हैं ना कि हमने ये करके दिखाया है, हमने महिलाओं के लिए किया है, हम राज्यों के अंदर इतनी स्कूटियां दे चुके हैं। भी पूरी तरीके से होगा, ऐसा नहीं है। नहीं, कब होगा फिर? यहाँ तो चुनाव अभी सिर्फ हम इसलिए हो आपसे रहा है, अभी बैठे हम वहां क्योंकि चुनाव नहीं है इसलिए नहीं होगा। नहीं आप ये यहाँ से भाजपा से भी आप कह सकते हैं, यहाँ चुनाव नहीं है, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल यूपी मंडल आया है, सालों साल कहीं नहीं दिखा। नहीं, आने से नहीं है। ऐसे तो हम नहीं, तो ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसने जो वादे करे थे वो पूरे नहीं करे। जो अभी तक जो सरकार चली थी, हम उससे सवाल करना चाहिए कि जो वादे करे थे तो सवाल है ही, उनसे तो सवाल है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आप स्कूटी देने जा रहे हैं, आप लैपटॉप देंगे सत्ता में आने के बाद, आप महिलाओं को मोबाइल फोन देंगे। पहली बात, जिस दिन नेशनल हो जाएंगे तो हम पूरे हर स्टेट का आपको सवाल जवाब भी करते रहेंगे। अभी हम आप दुआ मांगिए कि हम नेशनल जल्दी हो जाए, तो अभी तो हम फिलहाल यूपी में हैं, तो हम आप यूपी के सारे जवाब आपको देते रहेंगे। ठीक है, मैं इसमें जरा मीरा यादव जी को भी शामिल कर लेता हूँ। मीरा यादव जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मीरा यादव जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपने आप को। लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक, लेकिन मैं दिलीप जी को शामिल कर रहा हूं। दिलीप जी, अब नौकरियों में आरक्षण को लेकर के चर्चाएं हैं, महिलाओं को रोजगार देने की बात है, पुलिस भर्ती के अंदर 25% यहाँ पर महिलाओं को तवज्जो दिया जाएगा, उनको इसमें उनके लिए रिजर्व रहेंगी सीटें। दूसरे दलों पर आपको लगता है कि ऐसा कुछ दबाव बनता है या बन सकता है? शुभेंदु जी, मेरा अपना ये मानना है कि जो भारत का संविधान भी कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स नहीं होना चाहिए, ये भारत का संविधान भी कहता है। ऑल्दो साथ में ये भी कहता है कि महिलाओं को अगर कुछ स्पेशल दर्जा देने के लिए कोई अलग से प्रोविजन बनाना होगा तो वो छूट है, लेकिन आज की डेट में जो रेशियो है महिला और पुरुष का, वो लगभग बराबर है, और महिलाएं हर क्षेत्र में बराबरी से आगे निकल के आ रही हैं। उनको अगर सशक्त करने के लिए सरकारें कुछ करती हैं, ये वेलकमिंग स्टेप है। कांग्रेस पार्टी कुछ नया करना चाहती है, ये भी वेलकमिंग स्टेप है, लेकिन इन सब से पहले मेरा ये कहना है कि जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शिक्षा। आज पहले आप महिलाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाइए। आज आप लैपटॉप देने की बात करते हैं, मोबाइल देने की बात करते हैं, खाना देने की बात करते हैं, ड्रेस देने की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा का एश्योरेंस कोई नहीं लेता है। सबसे पहले आप ये एश्योर करिए कि आप महिलाओं को 100% महिलाओं को शिक्षित करेंगी। जिस दिन महिलाएं 100% शिक्षित हो जाएंगी, साक्षर हो जाएंगी, वो स्वतः सशक्त हो जाएंगी। आपको सशक्त करने की जरूरत नहीं है उनको, लेकिन आप उन मूल चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं जिन मूल चीजों से वाकई में समाज का भी और महिलाओं का भी डेवलपमेंट हो सकता है। आप सिर्फ फ्री की चीजें दे करके, टैक्स पेयर्स के पैसे को वेस्ट करके, आप ही नहीं, ये बात मैं किसी पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सारी राजनीतिक पार्टी के लिए अप्लाई होता है कि वो टैक्स पेयर्स के पैसे को फ्री स्कीमों में दे देकर सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदती हैं। उन वोट खरीदने के पीछे उनका अपना उद्देश्य सत्ता हासिल करना होता है, समाज का या किसी वर्ग का या किसी जाति का डेवलपमेंट करना नहीं होता है। महिलाओं को सशक्त करना है तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि इस देश में महिलाओं के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 25 कानून बने हुए हैं। पहले महिलाओं को शिक्षित करा दीजिए कि उनकी सुरक्षा के लिए 25 कानून ऑलरेडी हैं। महिलाओं को इतने शिक्षित कर दीजिए कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। जो बाल विवाह अभी भी इस देश और प्रदेश में हो रहे हैं उनको बंद करा दीजिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो कानून बने हैं उन पे स्पीडिफाइड ट्रायल करा दीजिए, स्पीडी कोर्ट्स एस्टेब्लिश कर दीजिए। आप ये कर दीजिए तो देखिए जनता आपकी तरफ कैसे आ जाएगी, कैसे आपको वोट देगी। लेकिन ये काम के साथ साथ आप पूरे समाज की बात भी करिए। कानून का बैलेंस अगर महिला के लिए बनेगा तो पुरुष के लिए भी बनेगा। आप एक तरफ एक सिरा पकड़ के ही चलिए, लेकिन एक सिरे को उलझाइए मत, उसको अलग मत करिए, डिस्टिंग्विश मत करिए, समाज के साथ मिला करके उसका डेवलपमेंट करिए, तो डेवलपमेंट एज ए होल, एज ए कंट्री। ठीक है, रफत फातिमा जी। बिल्कुल, अभी दिलीप जी कह रहे थे शिक्षा, बिल्कुल हम भी मानते हैं तालीम एक ऐसा जो है हमारे पास गहना है जिससे हम सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। इसके लिए भी प्रियंका जी ने इसमें फैसले लिए। मैनिफेस्टो में शिक्षा को भी सबसे हम लोग ने प्राइमरी स्टेज पे रखा है। तो ये जो स्मार्टफोन हम इसलिए रखे गए, कोरोना में जिस तरीके से आपने देखा ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, तो मोस्टली बच्चे जो है ऑनलाइन, क्योंकि अगर आप गरीब परिवार में चले जाइए तो वहां पे सबके पास मोबाइल फोन नहीं होते, एक ही होता है तो वो भी उसके फादर लेके चले गए, या मदर के पास है तो एक ही घर में मोबाइल होता है, 4 बच्चे जिसके हैं तो सबको स्मार्टफोन की जरूरत होती है। तो अभी हम जिस तरीके से स्लम में जाते हैं या हम जमीन पे वर्क कर रहे हैं, तो कितने बच्चे ऐसे जिनकी पढ़ाई ही बीच में खत्म हो चुकी है क्योंकि वो क्लासेस नहीं कर पाए। तो स्मार्टफोन देने का एक ये बहुत बड़ा वो था
जो फैसला लिया गया। दूसरा ये कि जिस तरीके से साक्षरता दर है वो हमारे यहाँ जो है इस टाइम जो है 60.4%, उत्तर प्रदेश की मात्र इतनी है महिलाओं में, जो कि 70.3% से कम है। तो इस पर भी ध्यान देते हुए उन्हीं ने जो है वीरांगनाओं के नाम पे करीब जो है हम लोगों ने जो है 20 लाख सरकारी नौकरियां देने के जो वादे करे हैं, या फिर दक्षता विद्यालय खोलने की बात है, वो शिक्षा से रिलेटेड है। जो भी वीरांगनाओं के नाम पे दक्षता विद्यालय वो भी शिक्षा से रिलेटेड है। तो शिक्षा में ही सशक्तिकरण देखिए कब होता है, जब आप महिला शिक्षित होगी, तो जाहिर है शिक्षा हमारे पहल प्रायोरिटीज में। ठीक है, दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? और साथ ही मेरा सवाल ये भी है कि ये जो मुद्दे हैं, क्या ये मुद्दे कांग्रेस पार्टी को इस मुख्य मुकाबले के अंदर, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन है, क्या इस दो आमने सामने की टक्कर के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है कांग्रेस के इस महिलाओं पर केंद्रित इस शक्ति विधान के जरिए? शुभेंदु जी, सामाजिक रूप से मेरा ये मानना है कि किसी को बुरा कह देने से मैं अच्छा नहीं हो जाता, सामने वाले की बुराइयां गिना देने से मेरे गुण उत्पन्न नहीं हो जाते। ये राजनीतिक पार्टियां ये जो जिन समस्याओं की बात करती हैं, ये समस्याएं आज की नहीं है, ये बिफोर इंडिपेंडेंस भी थी और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये उम्मीद करी गई थी कि भारत का अपना संविधान है, भारत एक सॉवरेन कंट्री बन गया है, संप्रभुता हमारे पास आ गई है, तो अब हम इस देश को डेवलपमेंट की ओर लेके जाएंगे और जो जमीनी कमियां हैं उसको हम खत्म करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वही समस्याएं, गिनती की 4-5 समस्याएं, किसान सुरक्षा, शिक्षा, बेरोजगारी, मेडिकल सुविधाएं, ये वही समस्याएं इस देश के जन्म से, यानी कि 1947 से अगर इस देश का जन्म माना जाए संवैधानिक रूप से, तो संवैधानिक रूप से जन्म के बाद से वो समस्याएं आज तक चली आ रही हैं और हर पार्टी ने उन समस्याओं पर जोर उठाया है, उन समस्याओं को फोकस किया है। कब? जब वो सत्ता में नहीं रही, और जब सत्ता में रही है तो उस पर काम नहीं किया है। अगर काम किया होता तो अगली बार वो समस्याएं खत्म हो गई होती, लेकिन वो समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। महिलाओं की जो स्थिति पहले थी आज भी वही स्थिति है। इसका मतलब किसी सरकार ने काम नहीं किया, सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत आपने उसको मैनिफेस्टो में डाल करके मंचों से चिल्लाया, शामिल किया जा सकता है और किया जाता भी रहा है, लेकिन इस पर असल मायने में कदम किसी ने नहीं उठाया। इसमें सभी राजनीतिक दलों के लिए बातें हैं। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का, और जितने तमाम अन्य मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े सभी का बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस मैनिफेस्टो के जरिए क्या आधी आबादी का जिक्र करके कांग्रेस पार्टी इस मुख्य मुकाबले के अंदर शामिल हो पाएगी और कितनी सीटें अपने साथ लेकर के जा पाएगी? ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।